हाय गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। हम लोग आरटीपी नवंबर 20 का डिस्कशन करने वाले हैं। मैंने आपसे पिछले वीडियो के अंदर कहा था कि बहुत जल्द नवंबर 20 आरटीपी का डिस्कशन मैं लेके आ जाऊंगा। तो ये डिस्कशन नवंबर 20 आरटीपी का होने वाला है। वी आर गोइंग टू कवर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। जो हम लोग क्वेश्चंस ऑलरेडी कर चुके हैं, डेफिनेटली उसको हम लोग कवर नहीं करेंगे। सो कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जो कि रिपीट हुए हैं, उसको हम लोग कवर नहीं करने वाले। बट रेस्ट ऑल द क्वेश्चंस विल बी कवर्ड। न्यू क्वेश्चंस कैन बी सीन इन दिस आरटीपी, बट बहुत इजी क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। सो द एंटायर आरटीपी इज ऑन एन ईजियर साइड। ये देखने को मिला है कि इंस्टीट्यूट ने इस आरटीपी को थोड़ा सा आसान बनाया है। सो इसका एक एक क्वेश्चन हम लोग कवर करने वाले हैं। बिफोर स्टार्टिंग विद द डिस्कशन, आप लोग प्रिंटेड मटेरियल को ओपन करके रखिएगा। चाहे आपने प्रिंट निकाला हो या नहीं निकाला हो, आप लोग कहीं पे डिवाइस पे इस आरटीपी को ओपन करके रखिएगा। उसका सोल्यूशन पार्ट यू हैव टू ओपन, ताकि आप लोग अपनी स्क्रीन पर जब ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको क्वेश्चन भी दिख रहा है और साथ में आप सोल्यूशन को भी देख पा रहे हैं। ओके, क्वेश्चंस बहुत बड़े हैं, इसलिए मैं नहीं चाहता कि हम लोग एक क्वेश्चन को रीड करें, उसमें बहुत टाइम हमारा कंज्यूम हो जाएगा। क्विक मैनर में पूरा आरटीपी कवर करना है। टाइम बहुत कम है, एग्जाम बहुत नजदीक आ रही है। ऑलराइट, तो मैंने अपनी तरफ से ऑलरेडी होमवर्क करके रखा हुआ है। मैंने क्वेश्चंस के मेन पॉइंट्स को अलग से निकाल लिया है और क्वेश्चन हमें क्या पूछ रहा है वो भी हमने साइड में निकाल लिया है, और उसके बेसिस पर हमारा आंसर किस पैटर्न पर रहेगा वो भी मैंने लिख के रखा है। ओके, तो चलते हैं अपने सोल्यूशन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 1 जो हमें पूछा गया है वो है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का। बीए एयरलाइंस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन के मेन पॉइंट से कह रहे हैं कि बीए एयरलाइंस एक्स कंट्री के अंदर एस्टैब्लिश्ड है। एविएशन इंडस्ट्री ग्रो कर रही है बहुत अच्छी स्पीड से कंट्री एक्स के अंदर, बट कुछ प्रॉब्लम्स जो बीए एयरलाइंस फेस कर रही है वो क्या है। सबसे पहले तो एटीएफ यानी कि उनका जो फ्यूल है वो कंस्टिट्यूट करता है 40% ऑफ द टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ बीए एयरलाइंस, और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अप्रॉक्सीमेटली 35 to 40% मोर इन कंट्री एक्स देन इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसका रीज़न ये है कि इनकी कंट्री के अंदर उसके ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स चार्ज किया जा रहा है। सेकेंड प्रॉब्लम इज 25 to 30% ऑफ द कॉस्ट जो कि एटीएफ के अलावा ये लोग इनकर करते हैं वो डॉलर्स के अंदर है, जैसे कि एयरक्राफ्ट लीज रेंट, मेंटेनेंस कॉस्ट टू ग्राउंड हैंडलिंग एंड पार्किंग चार्जेस अब्रॉड। ये सारे के सारे डॉलर्स में, और प्रॉब्लम ये है कि करेंसी बहुत ज़्यादा तेज़ी से डेप्रीशिएट हो रही है। थर्ड इज लो बजट कैरियर्स की एंट्री की वजह से फुल सर्विस कैरियर जैसे कि बीए एयरलाइंस के पास में है, वो बहुत ज़्यादा ओवरहेड कॉस्ट इनकर करते हैं और वो प्रेशर फेस करते हैं एक तरह का कि उनको डिस्काउंट ऑफर करना पड़ेगा अपने पैसेंजर्स को। फोर्थ पॉइंट इज कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट हो रहा है टूरिज्म में कंट्री एक्स के अंदर, और टूरिज्म से रिलेटेड काफ़ी वो लोग प्लान्स लेके आए हैं, तो इसकी वजह से फर्दर एनहांसमेंट हो रहा है इन द कॉम्पिटिटिवनेस इन कंट्री एक्स। तो वो भी एक कंपटीशन बढ़ रहा है, तो वो फेस करना पड़ रहा है बीए एयरलाइंस को। द लास्ट पॉइंट इज कि पैसेंजर प्राइस सेंसिटिविटी की वजह से एयरलाइंस अपने टिकट के प्राइसेस बढ़ा नहीं पा रहे हैं। अपने को स्ट्रैटेजी सजेस्ट करने के लिए बोला है, तो अपन किन पॉइंट्स को यूज करके अपना आंसर फ्रेम कर सकते हैं। सबसे पहले 2 तरह की स्ट्रैटेजी होती है टू गेन सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। फर्स्ट इज लो कॉस्ट लीडरशिप, सेकंड इज डिफरेंशिएशन एडवांटेज। तो लो कॉस्ट लीडरशिप की अगर बात करते हैं तो बात अपन कर सकते हैं फ्यूल के ऊपर, रूट्स के ऊपर, डोमेस्टिक के ऊपर और मील्स के ऊपर। ये चारों क्या है, तो फ्यूल जैसे कि सबसे बड़ा इनका जो कॉस्ट है 40% ऑफ द टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो उसके लिए कुछ स्ट्रैटेजीज जो अपन उनको सजेस्ट कर सकते हैं वो ये है कि या तो वो लोग अपनी कंट्री में ना खरीद के बाहर वाली कंट्री से खरीदें, या फिर वो लोग फ्यूल में हेजिंग कर सकते हैं। जैसे कि अपन एसएफएम के अंदर पढ़ते हैं ना कि वो लोग शायद फ्यूल के फ्यूचर्स खरीद लें, तो वहाँ से उनको शायद एक एडवांटेज मिल सकता है। सो लो कॉस्ट में इनको फ्यूल का जो प्रॉब्लम आ रहा है वो ये लोग इस तरह से डील कर सकते हैं। द थर्ड पॉइंट इन फ्यूल कुड बी कि फ्यूल यूसेज वाले जो व्हीकल्स होते हैं जो कि कम फ्यूल को कंज्यूम करके और फिर भी वर्क करते हैं, वैसे फ्यूल्स में आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हो। बट इसकी वजह से होगा क्या कि आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट इन द लॉन्ग रन कम हो जाएगा, बट शुरुआत में आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर करना पड़ सकता है। सो ये फ्यूल के कुछ पॉइंट्स हो गए। उसके बाद आता है रूट्स। रूट्स आपको रीडिजाइन करने चाहिए ताकि आपका फ्यूल कॉस्ट भी कम हो जाए। ओके, आप रूट्स को रीडिजाइन करो इस तरह से कि आपको कम से कम ट्रैवलिंग में ज़्यादा से ज़्यादा एडवांटेज मिल सकेगा, तो उसकी वजह से भी आपका फ्यूल कॉस्ट कम हो जाएगा। थर्ड पॉइंट इज डोमेस्टिक। डोमेस्टिक का कहना यह है कि अगर आपको इतना ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है करेंसी डिप्रीसिएशन की वजह से, और इतना ज़्यादा आप लोग डॉलर्स में कॉस्ट इनकर करते हो, तो फिर आप लोग डोमेस्टिक मार्केट के ऊपर शायद ज़्यादा फोकस कर सकते हो। इंटरनेशनल मार्केट को थोड़ा कम फोकस करो। डोमेस्टिक मार्केट पे ज़्यादा फोकस करने की वजह से आपके ज़्यादातर कॉस्ट आपकी करेंसी में होंगे, जिसकी वजह से करेंसी डिप्रीसिएशन का इम्पैक्ट आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। फिर मील्स जैसे कुछ अदर पॉइंट्स आते हैं जहां पर हम लोग कुछ ऐसे सर्विसेज ऑफर कर रहे होते हैं अपनी एयरलाइंस के अंदर, वो हम लोग शायद स्टॉप कर दे और फर्क ना पड़ रहा हो तो हम लोग उसको स्टॉप करना चाहेंगे, जहां से हम लोग कॉस्ट को कम कर पाएंगे। ऑलराइट, जैसे कि मील्स प्रोवाइड किए जाते थे पहले, अब उसको इस तरह से चेंज कर दिया है कि हम लोग प्रोवाइड करेंगे अगर आप लोग उसको परचेज करते हो तो।
राइट। फ्री मील्स अब अवेलेबल नहीं रहते हैं जनरली, तो इस तरह से चेंजेस आ जाते हैं टू अवॉइड कॉस्ट और टू रिड्यूस कॉस्ट। तो ये आप लो कॉस्ट लीडरशिप के अंदर बात कर सकते हो। फिर आता है डिफरेंशिएशन एडवांटेज। तो इसके अंदर आता है कि सबसे पहले आप लोग एंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर सकते हो। जो एयरलाइंस के अंदर का एंटरटेनमेंट होता है, जो स्क्रीन्स अवेलेबल होती है, उसके अंदर मूवीज अवेलेबल होती है, म्यूजिक अवेलेबल होता है, इस तरह की कुछ चीजें आप लोग प्रोवाइड कर सकते हो फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस। सीटिंग आप लोग बता सकते हो कि हमारा बहुत ही अच्छा सीटिंग है, बहुत कंफर्टेबल है। जैसे कि अपन देखते थे ना कि जेट एयरवेज जब था, तो जेट एयरवेज का अपन लोग मानते थे कि बहुत ही प्रीमियम रेंज पर वो लोग काम करते हैं और उसका सीटिंग बहुत कंफर्टेबल है, वैसा बोला जाता था जनरली। सो सीटिंग के ऊपर बात किया जा सकता है, इसको एडवर्टाइज किया जा सकता है। सो डेफिनेटली मार्केटिंग आपका बहुत ज्यादा यहाँ पर रोल प्ले करता है। आपको मार्केट करना पड़ेगा, उस तरह से एडवर्टाइज करना पड़ेगा। देन डेफिनेटली कस्टमर हैंडलिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। पूरा एयरलाइन सेक्टर जो वर्क करता है उसमें कस्टमर हैंडलिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, और इसके लिए आपके एम्प्लॉइज को ट्रेन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अपन देखते हैं कि कितने एयर होस्टेस जो होती है और पायलट जो होते हैं वो कितने ट्रेनिंग के बाद में अपना काम कर पाते हैं। तो उनको बहुत ज्यादा ट्रेनिंग लेनी पड़ती है और उसके बाद ही वो लोग अपना काम करते हैं। सो कस्टमर हैंडलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट और उसके लिए एम्प्लॉइज का ट्रेनिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो इसमें प्रोबेबली आप लोगों को शायद खर्चा इनकर करना पड़ सकता है। यू हैव टू स्पेंड सम मोर मनी, बट इसकी वजह से आप लोग शायद प्रीमियम प्राइस चार्ज कर पाओगे अपने कस्टमर्स को। एट लास्ट व्हाइल कंक्लूडिंग, यू कैन डेफिनेटली एक्सप्रेस योर ओन ओपिनियन। मेरा ओपिनियन यहाँ पर ये रहेगा कि जनरली हम लोग जब देखते हैं कि कौन सा हम लोगों को एयरलाइन सिलेक्ट करना है, उसमें हम लोग प्राइस लीडरशिप के ऊपर जाते हैं, यानी कि कौन सा सबसे सस्ता पड़ रहा है हमें, राइट। तो हम लोग लो कॉस्ट लीडरशिप के ऊपर ज्यादा फोकस कर सकते हैं। डिफरेंशिएशन एडवांटेज कम काम आता है। डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी का एक और जो हमें डिसएडवांटेज यहाँ पर देखने को मिलता है वो ये है कि हो सकता है आपके जो कॉम्पिटिटर्स रहेंगे वो भी ये सारी चीजें लेके आ जाए, तो आपका डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी जो रहेगा, डिफरेंशिएशन एडवांटेज जो रहेगा वो खत्म हो जाएगा, राइट। सो लो कॉस्ट एडवांटेज के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, और इस तरह से आप लोग कंक्लूड कर सकते हो। ये सारे पॉइंट्स को आप लोग अपने आंसर के अंदर लिख सकते हो। सो इस तरह से आपका पूरा आंसर हो जाता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। Our next question is for प्राइमरी चेन एक्टिविटी, सप्लाई चेन मैनेजमेंट के ऊपर ये क्वेश्चन है। उसके बाद में अपने को यहाँ पर बताया हुआ है एक अपैरल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के बारे में, और उसके मेन पॉइंट मैंने ऑलरेडी लिख के रखे। तो चलते हैं उस पॉइंट के ऊपर। मेड टू ऑर्डर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन के मेन पॉइंट्स ये कह रहे हैं कि सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा चेंज हो रही है डिमांड। अपैरल कंपनी है, सो डेफिनेटली डिमांड चेंज होती रहती है, और उसकी वजह से हो क्या रहा है कि इनका आउटडेटेड स्टॉक इनके बफर में रखा रहता है। देन इन्होंने डिसाइड किया कि मेड टू ऑर्डर वाला एक ऑप्शन लेके आएंगे जो कि कस्टमाइजेशन ऑफर करता है अपने कस्टमर्स को। इसके एडवांटेज क्या रहेंगे कि डेफिनेटली बफर कम हो जाएगा, ये ओवरहेड भी सेव करता है। अगर आप JIT के पर्सपेक्टिव से सोचोगे तो फिर अपना ओवरहेड सेव होता हुआ दिखेगा आपको, राइट। सेकंड इज प्रीमियम प्राइस आप चार्ज कर सकते हो बिकॉज यू आर कस्टमाइजिंग फॉर देम, और डिमांड डेफिनेटली आपका इस पॉइंट की वजह से इंक्रीज हो जाएगी। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज कस्टमाइज प्रोडक्ट्स को 3 दिन के अंदर सेल करना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं किया तो फिर कस्टमर्स अपने ऑर्डर के ऊपर 5% लेस प्राइस पे करेंगे। एंड लास्ट, 6 महीने का अपने को उस टेबल के अंदर डेटा दिया हुआ है, उसके बेसिस पर अपने को एनालिसिस करना है। सो सोल्यूशन पॉइंट्स कैसे रहेंगे आपको क्वेश्चन के अंदर बताएगा कि यू हैव टू एनालाइज ऑन द 3 पॉइंट्स। पहला है प्रोडक्शन परफॉर्मेंस, सेकंड इज डिलीवरी साइकिल टाइम, एंड थर्ड इज कस्टमर सेटिस्फैक्शन। सो प्रोडक्शन परफॉर्मेंस के अंदर अपने आते हैं एरर्स, डाउन टाइम, आइडल टाइम। डिलीवरी साइकिल टाइम के अंदर आता है कि अपने कितने ऑर्डर्स बियॉन्ड 3 डेज जा रहे हैं फुलफिल होने में। कस्टमर सेटिस्फैक्शन में आता है कि अपने मेड टू ऑर्डर वाले ऑर्डर्स कितने आ रहे हैं इन कंपैरिजन टू द टोटल सेल्स, और रिपीट ऑर्डर्स कितने आ रहे हैं मेड टू ऑर्डर वाले। ऑलराइट, तो इसका अपने को ये टेबल दिया हुआ है यहाँ पर। ये पॉइंट्स अपन ने जो अभी डिस्कस किए कि एरर्स वाले, डाउन टाइम वाले, लेबर आइडल टाइम वाले, वो सब यहाँ पर दिए हुए थे। इसके बेसिस पर ही मैंने उसको बाइफिकेशन किया था, तो इसके बेसिस पर अपने को एनालिसिस देना पड़ेगा। तो अगर अपन बात कर रहे हैं अपने प्रोडक्शन परफॉर्मेंस की, तो उसके अंदर अपन ने बाइफिकेशन तो कर दिया, एरर्स वाला, उसके अलावा डाउन टाइम वाला और लेबर आइडल टाइम वाला। तो ये आप देख सकते हो कि शुरुआत में आपने प्रोबेबली काफ़ी एरर्स किए होंगे, बट आइडियली ओवर द 6 मंथ पीरियड आपका बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गया है और आप एक्सेप्टेबल रेंज पे आ चुके हो विच इज़ 4%। डेफिनेटली यू शुड आइडेंटिफाई कि इसके क्या रीज़न रहे हैं, और आप वहाँ पर अपना काम करते रहोगे तो आपका एरर कंप्लीटली एलिमिनेट हो जाएगा। सेकंड इज प्रोडक्शन डाउन टाइम। प्रोडक्शन डाउन टाइम शुरुआत में कम था, बट बाद में जाके बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। इसका मतलब ये होता है कि आपका मशीनरी या तो ब्रेक डाउन हो गया था या फिर आपका इक्विपमेंट फेल हो गया था, जिसकी वजह से आपका प्रोडक्शन रुक गया। तो ये ब्रेकडाउन को अपने को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। यहाँ पर आप साथ में लिख सकते हो कि यू शुड प्रोबेबली इंप्लीमेंट TPM। वो TPM की वजह से आपका टाइम कम से कम लगेगा, राइट, और ब्रेकडाउन नहीं होगा, सो डाउन टाइम आपका रिड्यूस हो जाएगा।
द थर्ड इज लेबर आइडल टाइम ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल, जिसमें आपको देखने को मिलता है ऑन अ कांस्टेंट रेट ऑफ 21 to 22 आपको देखने को मिलता है हर महीने के अंदर रहा है। सो इतने घंटे हमारे लेबर आइडल टाइम में जा रहे हैं ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, इसके लिए प्रोबेबली यू कुड यूज जीआईटी सिस्टम। जीआईटी सिस्टम आप जब भी यूज करते हो तो जब भी आप सप्लायर को ऑर्डर दोगे वो ऑन टाइम डिलीवरी करके देगा। तो जब भी आपको रिक्वायरमेंट होगी अपने मटेरियल की वो उसी वक्त ला के दे देगा। प्रोबेबली इसके लिए आपको हायर अमाउंट एक्सपेंड करना पड़ सकता है, आपको ज्यादा चार्जेस पे करने पड़ सकते हैं अपने सप्लायर को, बट एट द सेम टाइम दिस विल फैसिलिटेट कि लेबर आइडल टाइम अपना रिड्यूस हो जाए। उसके बाद आता है अपना डिलीवरी साइकिल टाइम। डिलीवरी साइकिल टाइम के अंदर हम देख रहे हैं कि 3 दिन के बाद कितने ऑर्डर्स हमने फुलफिल किए। सो बियॉन्ड 3 वर्किंग डेज वाला टाइमलाइन अपन देख रहे हैं। उसके अंदर अपन देख सकते हैं ऑन एन एवरेज 5% का इनका रहा है। सो 95% में हम लोग 3 दिन के अंदर डिलीवर कर पा रहे थे। 5% केसेस में 3 दिन से ज्यादा जा रहे थे, राइट। सो वो अपने को रिड्यूस करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि वहां पर हम लोग अपना सेल्स लूज कर रहे हैं, रेवेन्यू लूज कर रहे हैं। 5% कम पे करेगा तो अपना रेवेन्यू का लॉस होता है डेफिनेटली, और इसलिए अपने को इसको कम करने की कोशिश करना चाहिए। द लास्ट पार्ट इज कस्टमर सेटिस्फैक्शन। तो डेफिनेटली अपन लोग ये देख रहे हैं कि टोटल सेल्स के रेशियो के हिसाब से मेड टू ऑर्डर का रेशियो बढ़ता जा रहा है ऑन अ रेगुलर बेसिस। 16, 22, 25, 32, 34, 38। सो बढ़ ही रहा है, कम होता हुआ कहीं पे भी नजर नहीं आ रहा है, राइट। और उसी के अलावा अगर आप देखते हो रिपीट ऑर्डर्स कितने आए, सो रिपीट ऑर्डर्स भी कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं। 4% से शुरुआत हुआ था बट 6th मंथ तक 63% हो चुका है, और यहां पर भी अपने को कहीं पर गिरावट देखने को नहीं मिली है, बढ़ता ही जा रहा है। सो डेफिनेटली यू कुड से कि कस्टमर्स आर सेटिस्फाइड एंड ऑल एंड ऑल अगर आप लोग अपना कंक्लूजन देते हो तो वहां पर आप लिख सकते हो कि ये जो मेड टू ऑर्डर वाला डिसीजन था वो सक्सेसफुल रहा है। ऑलराइट, सो इस तरह से आपका एनालिसिस हो जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 का भी मैंने पॉइंट निकाला हुआ है, सो वहां से हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग प्राइमरी एक्टिविटीज को डिस्कस कर रहे हैं। वहां पर अपने को एक टॉय के बारे में डिटेल दिया हुआ है। सो टॉय कंपनी क्या कर रहा है, वो अपने रिटेल स्टोर्स और वेबसाइट के थ्रू सेल्स करता है। वो मटेरियल्स को प्रोक्योर करता है फ्रॉम डिफरेंट सप्लायर्स और स्टोर करता है अपने वेयरहाउस के अंदर। फिर जब भी रिक्वायरमेंट होता है वो प्रोडक्शन के ऊपर भेज देता है। फिनिश्ड गुड्स को रिटेल स्टोर्स पर हर हफ्ते भेजा जाता है एक सेम शेड्यूल को फॉलो करते हुए। चाहे कितना भी ज्यादा वेट हो, वो लोग सेम शेड्यूल को फॉलो करते हुए वीक में हर हफ्ते रिटेल स्टोर्स पर अपने फिनिश्ड गुड्स को सप्लाई कर देते हैं, चाहे रिक्वायरमेंट हो या नहीं हो। फिर एक नए टॉय की बात हुई है TYZ, ओनली सोल्ड थ्रू रिटेल स्टोर्स। इसका इन्होंने डिसीजन लिया कि ये लोग सिर्फ रिटेल स्टोर से सेल करेंगे, वेबसाइट से सेल नहीं करेंगे। अपने को डेटा दिया हुआ है, फिर टारगेट कॉस्ट के कैलकुलेशन के लिए और एक्चुअल कॉस्ट के कैलकुलेशन के लिए भी अपने को डेटा दिया हुआ है। वी हैव टू एनालाइज एंड डिसाइड कि कौन सी ऐसी एक्टिविटीज रहेगी जिसको अपन यूज करके और उसको इंप्रूव करके अपन लोग कॉस्ट गैप को हटा सकते हैं। वो कॉस्ट गैप पहले कैलकुलेशन करेंगे अपन, और उसके बाद में फिर प्राइमरी एक्टिविटीज कौन सी रहेगी वो अपन बता देंगे। सो लेट्स फर्स्ट कैलकुलेट द कॉस्ट गैप। अपने को यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है कि 10% इनको रॉयल्टी पे करनी पड़ेगी ऑफ द सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितनी रहेगी वो अपने को बताया हुआ है। उसके बाद में अपने को बताया हुआ है कि मार्जिन चाहिए इनको 26% का, राइट। तो आप यहाँ से टारगेट कॉस्ट निकाल सकते हो, सेलिंग प्राइस माइनस योर मार्जिन माइनस रॉयल्टी, यह आ जाएगा आपका टारगेट कॉस्ट। फिर आपको एक्चुअल डेटा दिया हुआ है जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है वैसे तो, बट एस्टिमेटेड कॉस्ट में आपको बताया हुआ है कि ये मटेरियल्स आपको लगेगा, ये लेबर लगेगा, इसके बेसिस पर आप कॉस्ट को कैलकुलेट कर सकते हो। तो अपन लोग इसके बेसिस पर कॉस्ट को पूरी तरह से कैलकुलेट करेंगे। एक टेबल आप बनाओगे, वहां पर इसका कैलकुलेशन आप करोगे, डायरेक्टली इनको सबको ऐड करते जाना है, आपका एक कॉस्ट आ जाएगा। वो कॉस्ट के साथ में आप कंपैरिजन करोगे तो कॉस्ट गैप निकलेगा। वो कॉस्ट गैप को रिड्यूस करने के लिए अपने को कौन सी प्राइमरी एक्टिविटीज के ऊपर वर्क करना चाहिए उसका अपन डिस्कशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं ले रहा हूँ इनबाउंड एक्टिविटीज। इनबाउंड लॉजिस्टिक्स के अंदर अपन यहाँ पर देख सकते हैं कि लोग मटेरियल्स को प्रोक्योर कर रहे हैं फ्रॉम डिफरेंट सप्लायर्स और उसको स्टोर कर रहे हैं वेयरहाउस के अंदर। तो मैं यहाँ पर इंप्लीमेंट करना चाहूंगा जीआईटी की मदद से। मुझे जब रिक्वायरमेंट होगा तभी मैं मटेरियल को परचेज करूंगा, यानी कि मैं ऑर्डर दूंगा ईडीआई सिस्टम की हेल्प से और मुझे तभी डिलीवरी हो जाएगा जब भी रिक्वायरमेंट होगा। तो फिर मेरा वेयरहाउस से रिलेटेड जो कॉस्ट रहेगा वो डेफिनेटली डिक्रीज हो जाता है। इसकी वजह से शायद मुझे एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ सकता है अपने सप्लायर्स को, बट डेफिनेटली इसकी वजह से अपने वेयरहाउस और अदर एक्सपेंडिचर जो रहेंगे जैसे कि इंस्पेक्शन भी होता है तो वो भी अपना रिड्यूस हो जाएगा। सो ये रिडक्शन अपने को देखने को मिलेगा कॉस्ट के अंदर बाय इंप्लीमेंटेशन of GIT. First is inbound logistics. Second is outbound logistics. आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स में हम देख सकते हैं कि फिनिश्ड गुड्स को ये लोग रिटेल स्टोर्स पर हर हफ्ते बेच रहे हैं एक सेम शेड्यूल को फॉलो करते हुए, चाहे वहां पर रिक्वायरमेंट हो या नहीं हो। तो इन लोगों को क्या करना चाहिए कि रिक्वायरमेंट बेसिस पर काम करना चाहिए। सो प्रोबेबली प्रोडक्शन भी ये लोग JIT के बेसिस पर कर सकते हैं। ये लोगों को जब भी रिक्वायरमेंट आएगा रिटेल स्टोर से तभी बनाएंगे और उसको प्रोवाइड करा देंगे। सो इस तरह से ये लोग सेल कर सकते हैं, राइट। सो आपका आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स के अंदर जो हर हफ्ते का जो ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट लग रहा है वो बच जाएगा।
द थर्ड इज मार्केटिंग एंड सेल्स। मार्केटिंग एंड सेल्स आपका एक तरह से स्टोर्स और वेबसाइट को कवर करता है। तो अगर आप लोग डिसाइड कर रहे हो सिर्फ रिटेल स्टोर से सेल करोगे तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि वेबसाइट से भी आपको सेल करना चाहिए। डेफिनेटली वो आपका कस्टमर रीच इंक्रीज करता है, राइट। सो इस तरह से अपन इन तीनों पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 इज फ्रॉम थ्योरी ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में अपने को देखने को मिलता है कि ये दो टाइप के प्रोडक्ट्स बना रहे Z और D अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के ऊपर, और इन लोगों के पास में मशीन आवर्स जो अवेलेबल है वो है 4000 आवर्स। सेलिंग प्राइस पर यूनिट अपने को Z का बताया, D का बताया, मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट बताया, मशीन आवर्स पर यूनिट बताया, और एनुअल डिमांड जो मैक्सिमम रहेगी वो बता रखा है। एंड देन दे हैव ऑलरेडी एक्सेप्टेड सम ऑनलाइन बुकिंग ऑर्डर्स, तो उसके अपने को यूनिट्स बताए हुए हैं। ड्यू टू पुअर प्रोडक्टिविटी लेवल्स, लेट ऑर्डर एंड डिक्लाइनिंग प्रॉफिट्स ओवर रिसेंट ईयर्स, सीईओ ने सजेस्ट किया है कि इंट्रोडक्शन अपन करते हैं थ्रूपुट अकाउंटिंग का इन द कंपनी। टोटल ऑफ ऑल फैक्ट्री कॉस्ट इज 1,42,60,000 एक्सक्लूडिंग मटीरियल। तो अपने को रिक्वायर्ड क्या है, सबसे पहले वी हैव टू यूज थ्रूपुट अकाउंटिंग and prepare a statement to determine the optimum production mix and maximum profit for the next year। तो अगर आपने गलती से भी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ आर निकाल दिया तो गलत हो जाएगा। थ्रूपुट अकाउंटिंग को यूज करते हुए हमको एक स्टेटमेंट प्रोवाइड करना है। सो थ्रूपुट अकाउंटिंग का आपको फॉर्मूला याद आ रहा है, टीए रेशियो। टीए रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, थ्रूपुट पर बॉटलनेक मिनट अपॉन फैक्ट्री कॉस्ट पर बॉटलनेक मिनट। आई होप आपको ये फॉर्मूला याद होगा, और इस फॉर्मूले को यूज करते हुए अपने को प्रोडक्शन मिक्स निकालना है, राइट। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप निकालोगे थ्रूपुट निकालने के बाद में आप निकालोगे उसको पर बॉटलनेक आर, राइट। सो थ्रूपुट कैसे निकलेगा, सेलिंग प्राइस आपके पास में है, मटेरियल कॉस्ट आपके पास में है, सो सेलिंग प्राइस माइनस मटेरियल कॉस्ट, ये आएगा थ्रूपुट। इसको डिवाइड करना है अपने को बॉटलनेक आर से। तो बॉटलनेक आवर्स अपने पास में दिया हुआ है, मशीन आवर्स 1.6 आवर्स अपने को लग रहा है Z में। सो 9000 डिवाइडेड बाय 1.6, ये हो गया आपका थ्रूपुट पर बॉटलनेक आवर, राइट। और आपको निकालना है फैक्ट्री कॉस्ट पर बॉटलनेक आवर। सो टोटल आवर्स है 4000 और फैक्ट्री कॉस्ट है 1,42,60,000। सो 1,42,60,000 डिवाइडेड बाय 4000, और इससे आपका निकल जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट पर बॉटलनेक आवर। सो आप टीए रेशियो को निकाल लोगे। टीए रेशियो जिसका ज्यादा आएगा उसका रैंक 1 और दूसरे वाले का रैंक 2, और उसके बेसिस पर आप अपना डिसाइड करोगे प्रोडक्शन मिक्स क्या रहेगा, राइट। प्रोडक्शन मिक्स तो अपन नॉर्मली जैसे करते हैं वैसे ही करना है। सो वो आपका हो जाएगा। सेकंड पार्ट में अपने को पूछा है कि अपने को कैलकुलेट करना है द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट लॉस्ट ड्यू टू एक्सेप्टेंस ऑफ ऑनलाइन बुकिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स। तो इसके लिए अपने को कैलकुलेशन करना पड़ेगा। सो आई एम डूइंग द कैलकुलेशन ऑन कैलकुलेटर। आप साथ साथ में फिगर्स को लिख सकते हो, ऑलराइट। तो सबसे पहले अपन पार्ट ए का भी कैलकुलेशन कर लेते हैं ओरली, और फिर पार्ट 2 का भी अपन कैलकुलेशन कर लेते हैं ओरली, ऑलराइट। तो अपने को जैसे बताया गया है कि सेलिंग प्राइस पर यूनिट ऑफ Z इज 16,000 एंड मटेरियल कॉस्ट इज 7,000। सो 9,000 का थ्रूपुट आया, इसको मैं निकाल रहा हूँ पर बॉटलनेक आवर। सो 9,000 डिवाइडेड बाय 1.6 इज 5625, ऑलराइट, 5625। और डी क्या रहेगा, डी का निकाल लेते हैं। सो दैट विल कम टू 4000 माइनस 1200 डिवाइडेड बाय 0.8, तो ये आया 3500। डेफिनेटली फैक्ट्री कॉस्ट दोनों के लिए सेम है, तो इसके बेसिस पर ही मैं ओरली आपको बता देता हूँ कि Z का रैंक रहेगा 1। तो Z को अपने को एलोकेट करना पड़ेगा। तो आपने 400 यूनिट्स तो पहले Z के बनाए, 1200 D के बनाए, उसके बाद में जो आपके पास में रिमेनिंग टाइम रह गया उसमें आप Z के यूनिट्स को बना दोगे, राइट। तो अपन ने कितना टाइम Z और D के बुकिंग वाले ऑर्डर्स को बनाने में लगाया वो कैलकुलेट करते हैं। 400 इंटू 1.6 यह आता है 640, और D को बनाने के लिए अपन ने कितना लगाया, सो 1200 मल्टीप्लाइड बाय 0.8 ये आता है 960। ये अपन ने टाइम ऑलरेडी लगा लिया है अपने ऑनलाइन बुकिंग के ऑर्डर्स को बनाने के लिए, राइट। तो ये आया मेरा टोटल 1600, और 4000 मेरे पास में टोटल अवेलेबल है। तो मेरे पास में रिमेनिंग टाइम है अब 2400, राइट। तो मेरे पास में टोटल टाइम जो अब अवेलेबल है बाकी के Z के यूनिट्स बनाने के लिए वो है 2400। सो 2400 आवर्स में मैं कितने यूनिट्स बना सकता हूँ Z के, 2400 डिवाइडेड बाय 1.6, यह आता है 1500 यूनिट्स। 400 अपन ने ऑनलाइन बुकिंग की वजह से बनाए, 1500 अलग से अपन बना सकते थे। सो टोटल में अपन ने 1900 यूनिट्स को मैन्युफैक्चर किया, यानी कि 100 यूनिट्स अपन और बनाते तो अपने को वहां पर प्रॉफिट मिलता, राइट। तो अपना पहले पार्ट का आंसर तो हो गया कि अपन ने 1500 यूनिट्स एडिशनल बनाए Z के, 400 यूनिट्स तो बनाए ही थे अपन ने ऑनलाइन बुकिंग की वजह से, और D के 1200 यूनिट्स बनाए। सो ये हो गया आपका पहले पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट में अपन बता रहे हैं कि कितना प्रॉफिट अपना लॉस हुआ है ड्यू टू एक्सेप्टेंस ऑफ ऑनलाइन बुकिंग। तो अपन 100 यूनिट्स और बना सकते थे Z के, राइट। और वो 100 यूनिट्स को बनाने में मुझे कितना टाइम लगता, 100 मल्टीप्लाइड बाय 1.6, 160 आवर्स, राइट। वो 160 आवर्स में मैं कितना
थ्रूपुट अर्न कर पाता। सो मेरे पास में थ्रूपुट पर बॉटलनेक आ रहे हैं, राइट। सो 160 मल्टीप्लाइड बाय 5625 ये आता है 9 लाख रुपीज़। वहीं पे अपन ने वो 160 आवर्स में डी के कुछ यूनिट्स बनाए, वो डी के यूनिट्स पर अपने को कितना फ़ायदा हुआ। सो वो फ़ायदा अपन निकाल सकते हैं 160 मल्टीप्लाइड बाय 3500 ये होता है 5,60,000। सो 9 लाख का फ़ायदा मुझे जेड के 160 आवर्स लगाने में होता और डी में 160 आवर्स लगाने में मुझे मिला 5,60,000। सो लॉस कितने का हुआ, 9 लाख माइनस 5,60,000 ये आता है 3,40,000। सो आपका पार्ट बी का भी आंसर हो जाता है 3,40,000। फिर थर्ड पार्ट पे अपने को पूछा है रिकमेंड द ऑप्शंस टू बी फॉलोड इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी लॉस ऑफ प्रॉफिट। तो अपन क्या ऑप्शन ले सकते हैं, सबसे पहले तो डी का थ्रूपुट आपको बढ़ाना होगा। वो कैसे आप बढ़ा सकते हो, या तो प्राइस को बढ़ा दो या फिर कॉस्ट को कम कर दो। प्राइस को बढ़ाओगे तो प्रोबेबली आपका सेल्स कम हो जाएगा। कॉस्ट को कैसे कम कर सकते हो, मटेरियल कॉस्ट को कम करके या फिर एफिशिएंसी इंक्रीज करके। एफिशिएंसी इंक्रीज करते हो तो फिर अच्छी बात है, बट अगर आप मटेरियल कॉस्ट में मटेरियल को चेंज करने की कोशिश करते हो तो फिर हो सकता है आपका क्वालिटी डिक्रीज हो जाए। सो ये कुछ पॉइंट्स है जो अपन लिख सकते हैं। सेकंड ऑप्शन जो अवेलेबल है वो ये है कि अपन लोग जेड के ऊपर प्रायोरिटाइज करते हैं, जेड को ज़्यादा बनाते हैं। ऑल्दो फिर भी आपके पास में कुछ अवेलेबल आवर्स रह जाएंगे, 4000 है और आपका मैक्सिमम एनुअल डिमांड जो जेड का है वो 2000 यूनिट्स का ही है। तो आपके पास में स्पेयर कैपेसिटी रह जाएगी, उसमें आप डी को बना सकते हो। बट अगर आप चाहो तो डी को कंप्लीटली सब कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। वो सब कॉन्ट्रैक्ट करने के पहले डेफिनेटली आपको अदर फैक्टर्स को कंसिडर कर लेना चाहिए, राइट। ये हो गया आपका थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में अपने को पूछा है लिस्ट वेरियस वेज थ्रू विच प्राइस कस्टमाइजेशन कैन बी डन। तो प्राइस कस्टमाइजेशन के आपको अगर याद होंगे थ्योरी में अपन ने 4 पॉइंट पढ़े थे। पहला पॉइंट इस प्रोडक्ट के बेसिस पर, जहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अपना जो पेन ड्राइव लेक्चर अगर कोई भी होता है तो उसका व्यू के हिसाब से भी तो अलग अलग प्राइस होता है। अगर आपको 2 व्यूज चाहिए, 1.5 व्यूज चाहिए तो उसका प्राइस चेंज हो जाता है, राइट। सो वो एक तरीका हो गया प्रोडक्ट के बेसिस पर। सेकेंड इज डेमोग्राफिक्स के बेसिस पर, जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि कॉलेज स्टूडेंट्स को डिस्काउंट मिलता है ना। थर्ड हो गया कस्टमर के बेसिस पर कि वो कितना टाइमली अपने से खरीदता है, कितने टाइम पे पेमेंट करता है। सो पेमेंट बेसिस पर भी हो सकता है। वो अगर अपने को कैश पेमेंट कर रहा है तो अपन उसको डिस्काउंट ऑफर करते हैं, क्रेडिट लेके जा रहा है तो डिस्काउंट ऑफर नहीं करते हैं, प्राइस बढ़ा के देते हैं। कितनी बार अपने से खरीदता है, अपना रेगुलर कस्टमर होगा तो अपन कम प्राइस पर सेल करेंगे, वरना ज़्यादा पे करेंगे। सो वो एक कस्टमर के बेसिस पर हो जाता है। एंड द फोर्थ पॉइंट इज टाइम डिफरेंशियल, जहाँ पर हम लोग ये कह सकते हैं, जहाँ पर मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि अगर अपन लोग सब्सक्राइब करते हैं किसी चीज़ के लिए तो 6 महीने का सब्सक्रिप्शन का कॉस्ट हमेशा आपको ज़्यादा लगेगा अगर आप एनुअल सब्सक्रिप्शन के साथ में कंपेयर करते हो तो, राइट। सो ये 4 तरह से कस्टमाइज आप कर सकते हो प्राइस को। द लास्ट पॉइंट इज गिवन दैट प्रोडक्ट्स जेड एंड डी आर रिस्पेक्टिवली इन मैच्योरिटी स्टेज and introduction stage of the life cycle, state the most appropriate pricing policy that could be followed by Z for Z and D as per their life cycle। तो इसका डिस्कशन अपन कर सकते हैं। मैच्योरिटी स्टेज में Z है और इंट्रोडक्शन स्टेज में D है। तो Z के लिए क्या प्राइस रखेंगे ये लोग, डेफिनेटली जो मार्केट प्राइस चल रहा है उस पर रखेंगे, बट साथ में ये लोग डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी को यूज करेंगे ताकि दूसरे ब्रांड से स्विच करके कस्टमर को अपने ब्रांड के ऊपर ले पाए। और इंट्रोडक्शन स्टेज में आप प्राइस को रखते हो ज़्यादा ताकि आप उसका एडवांटेज ले पाओ, क्योंकि आप लोग इंट्रोडक्शन स्टेज में उन लोगों को, इनोवेटर टाइप के लोगों को केटर कर रहे हो और वहाँ से आप प्राइस का फ़ायदा उठा के और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना चाहोगे, शुरुआत में प्रॉफिट लेना चाहोगे। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, अगर आपको मार्केट में एंटर करना है और मार्केट को पेनिट्रेट करना है तो यू कैन यूज पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, ऑलराइट। सो ये 2 तरह की अपन ने पॉलिसी बता दी उनको। अगर आप मेच्योरिटी स्टेज में हो तो क्या रखोगे, इंट्रोडक्शन स्टेज में हो तो क्या रखोगे। इस तरह से अपना पूरा आंसर कंप्लीट होता है। चलते हैं 5th पार्ट के ऊपर। 5th क्वेश्चन में अपने को एथिकल एंड नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशन के ऊपर क्वेश्चन दिया है। इसके मेन पॉइंट को डिस्कस करते हैं। सो मेन पॉइंट्स अपने को बता रहे, एबीसी लिमिटेड है वो लोकेटेड है इन अ वाटर स्केयर जोन इन तमिलनाडु। देयर आर रेस्ट्रिक्शंस ऑन द टैपिंग एंड यूसेज ऑफ ग्राउंड वाटर अंडर द रेलेवेंट लॉज। फिर कंसल्टेंट ने अपने को एक मिक्स बताया है जो कि डिफरेंट है। उसमें वो बोल रहा है कि डज नॉट मीट द कंस्ट्रेंट ऑन वाटर यूसेज वेयर द कंपनी कुड एंड अप ड्रॉइंग एक्सेस वाटर देन परमिटेड बाय 113 किलोलीटर्स बट वुड रिजल्ट इन एन इंक्रीज ऑफ ₹30 lakhs इन कॉन्ट्रीब्यूशन। She says that it is easily possible to do this by managing reporting to the water authorities। तो डेफिनेटली यहाँ पर ये लोग शायद अनएथिकल चीज़ें करने की सोच रहे हैं। कंसल्टेंट ने ऐसा सोचा और प्रपोज किया है। सो वी हैव टू डिस्कस सोल्यूशन पॉइंट्स क्या रह सकते हैं कि अपने को शॉर्ट टर्म की जगह लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से सोचना चाहिए। वी हैव टू कंसिडर ऑल द एथिकल कंसिडरेशंस, जैसे कि अगर विसिल ब्लोइंग हो गया तो आपकी इंफॉर्मेशन लीक हो जाएगी, पेनल्टीज आपके ऊपर लग सकती है। फिर अदर एजेंसीज जो रहेगी गवर्नमेंट की, वो लोग भी आपके ऊपर वॉच रख सकते हैं, यानी कि वो लोग भी देखेंगे कि आपने कुछ अनएथिकल उनके साथ भी तो नहीं किया था।
फिर डेफिनेटली आपका सोसाइटी के अंदर रेपुटेशन खत्म हो जाएगा। मीडिया इस बात को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करेगी और आपको अगर किसी भी तरह का अदर तरह का परमिशन लेना होगा तो फिर आपके बहुत सारे फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ेगी आपको और परमिशन आसानी से मिलेगी नहीं, राइट। सो इन अ कंक्लूसिव मैनर एबीसी लिमिटेड का नाम खराब हो जाएगा अगर वो लोग अनएथिकल चीजें करते हैं तो। एंड डेफिनेटली ऑन द सॉफ्टर साइड यू हैव टू मेंशन द पॉइंट कि डेफिनेटली कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर वो किसी भी जोन में काम करता है तो उसके रिसोर्सेज जो रहते हैं उसके लिए वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। दे हैव टू यूटिलाइज द रिसोर्सेज इन एन ऑप्टिमम मैनर और डेफिनेटली उसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते, राइट। तो इस तरह के कुछ पॉइंट्स आप लिखोगे अपने आंसर के अंदर तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। डेफिनेटली इस क्वेश्चन से मेरे को एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर इन्होंने बहुत ज़्यादा डेटा दिया है अबाउट द फाइनेंशियल पार्ट और लास्ट में इन्होंने जब क्वेश्चन बोला है रिक्वायर्ड में उन्होंने ये बिल्कुल भी नहीं बताया कि अपने को नॉन फाइनेंशियल के ऊपर डिस्कशन करना है। ऑब्वियसली क्वेश्चन के ऊपर उन्होंने लिख दिया है नॉन फाइनेंशियल एंड एथिकल कंसिडरेशन तो अपने को पता चल जाता है, बट जब एग्जाम में पूछेंगे तो थोड़ी ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ पर उन्होंने लिखा है CFO इज नॉट सेटिस्फाइड विद द कैलकुलेशंस, ही वांट्स यू टू कम अप विद अ प्रॉपर डिस्कशन। सो डिस्कशन में आप फाइनेंशियल को भी तो कंसिडर कर सकते हो। डेफिनेटली उन्होंने अपने आंसर के अंदर सिर्फ नॉन फाइनेंशियल को ही कंसिडर किया है। सो हमारा जो डिस्कशन इस क्वेश्चन का हुआ है अभी वो सिर्फ हमने नॉन फाइनेंशियल के ऊपर किया है, फाइनेंशियल के ऊपर किसी तरह का डिस्कशन हमने नहीं किया है। दैट इज वाई आई इग्नोर्ड सो मेनी पॉइंट्स गिवन इन दिस क्वेश्चन और मैं डायरेक्टली मेन पॉइंट्स के अंदर आपको नॉन फाइनेंशियल पार्ट के ऊपर लेके गया हूँ। ऑलराइट, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज फ्रॉम डायरेक्ट प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी। ये सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। दिस इज फ्रॉम स्टडी मटेरियल टेस्ट योर नॉलेज का क्वेश्चन नंबर 2 है चैप्टर नंबर 10 के अंदर, तो वहां से आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7 ZMINC वाला क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो वहां से आप देख सकते हैं। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगा कि कहां से आप इसको देख सकते हैं। ZMINC क्वेश्चन हैज ऑलरेडी बीन कवर्ड बाय अस, तो इसको अपन इग्नोर कर रहे हैं और चल रहे हैं आगे क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर के ऊपर, बट इजी क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्टी यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है। इसके मेन पॉइंट्स के ऊपर अपन जाते हैं। सो मेन पॉइंट ये है कि क्रिस्टियन LLP ने डिसाइड किया है टू इंप्रूव कस्टमर सेटिस्फैक्शन, जिसमें ये लोग प्रोवाइड करेंगे हेल्पलाइन 24/7, रीडिजाइन करेंगे अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, रिवॉर्ड करेंगे लॉयल कस्टमर्स को और ईज करेंगे रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी को। तो CEO was initially delighted to see that their efforts pay off in the form of higher customer satisfaction score index. However, he is anxious to see the corresponding financial results. तो इसके ऊपर डिस्कशन अपने को देना है। सोल्यूशन पॉइंट क्या रहेगा कि डेफिनेटली कस्टमर सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करना आपके लिए एक्सपेंसिव हो सकता है, क्योंकि आप लोग को ये सारी चीज़ों के ऊपर अब काम करना पड़ेगा। प्रोवाइडिंग हेल्पलाइन 24/7, रीडिजाइनिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, रिवॉर्डिंग लॉयल कस्टमर्स एंड रिटर्न और रिफंड पॉलिसी को ईज कर देना, ये डेफिनेटली आपके लिए एक्सपेंसिव होगा। और इनिशियली अगर आप लोग अपना ग्राफ देखते हो, जो अपना ग्राफ रहा है यहाँ पर, ये ग्राफ के बेसिस पर हम लोग ये देख सकते हैं कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन इंडेक्स डेफिनेटली धीरे धीरे ग्रो हो रहा है। ये ग्रोथ अपने को देखने को मिलती है कस्टमर सेटिस्फैक्शन इंडेक्स की, बट डेफिनेटली फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से अगर अपन देखते हैं तो ROI इनका डिक्रीज हो रहा है। ROI डिक्रीज होते हुए दिख रहा है अपने को Q3 से। इनिशियली इनका सेटिस्फैक्शन इंडेक्स बढ़ा, साथ में ROI भी इंक्रीज हुआ, बट बाद में जब सेटिस्फैक्शन इंडेक्स बढ़ रहा है तो उसमें जो अपना कॉस्ट इनकर हो रहा है वो अपने बेनिफिट से कम है, जिसकी वजह से अपना ROI डिक्रीज होते हुए दिख रहा है, ROA डिक्रीज होते हुए दिख रहा है। और लास्ट में आप देखते हो Q4 के अंदर 2020 के अंदर तो आपका कस्टमर सेटिस्फैक्शन इंडेक्स इज नाउ ऑन 96, और उसके बावजूद भी आपको अब एक थोड़ा सा स्टडी इंक्रीज होते हुए दिखता है अपने ROA के अंदर। सो दिस इज अ गुड साइन, और इसके बेसिस पर अपन ये बोल सकते हैं कि वी शुड कंटिन्यू टू स्पेंड फॉर लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स, कि अपने को कस्टमर सेटिस्फैक्शन के ऊपर खर्चा करना चाहिए डेफिनेटली, क्योंकि अपना इन द लॉन्ग रन ROA शायद इंक्रीज होते हुए दिख जाएगा। कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज द मेन पार्ट, और नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर के एंगल से अगर अपन देखते हैं तो डेफिनेटली कस्टमर सेटिस्फैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कस्टमर सेटिस्फैक्शन जितना ज्यादा इंक्रीज होगा उतना ज्यादा अपने ऑर्गेनाइजेशन का डिमांड बढ़ जाएगा सोसाइटी के अंदर, लोग अपने पास आएंगे, अपने से खरीदेंगे, और डेफिनेटली इन द लॉन्ग रन आपका ROA इंक्रीज होता हुआ दिख जाएगा। ऑलराइट, सो इसको डिस्कस आपको करना है, इसके बेस पर आपको पैराग्राफ लिखना है। फिर अपने को क्वेश्चन नंबर 9 में बताया परफॉर्मेंस मेजरमेंट इन नॉट फॉर प्रॉफिट सेक्टर। इस क्वेश्चन में अपने को बताया कि चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन क्या अचीव करना चाहती है। सो 30 सितंबर 2020 के पहले के 3 महीने के अंदर ये लोग अचीव करना चाहते हैं लेवल ऑफ डोनेशन ऑफ 30 lakhs
एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट को 3% ऑफ डोनेशन तक या उससे कम रखना चाहते हैं। वेलफेयर कॉस्ट को रखना चाहते हैं मोर देन 85% ऑफ डोनेशन और अचीव करना चाहते हैं 90% ऑफ रिस्पाइट केयर रिक्वेस्टेड फ्रॉम द कम्युनिटी। तो इसके बेसिस पर अपने को ये टेबल दी हुई है कि जुलाई में क्या होता है, अगस्त में क्या होता है, सितंबर में क्या होता है। तो अपने को यहाँ पर कैलकुलेशन करना पड़ेगा। सो आपका डोनेशन डेफिनेटली टोटल आप करोगे तो 31 लाख आता है, 30 लाख से ज़्यादा हो जाता है, राइट। एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट आप हर महीने का कैलकुलेट करो, लास्ट में एक टेबल बनाओ और उसके अंदर कॉलम के अंदर आप टोटल निकालो, टोटल का भी आप परसेंटेज निकालो, राइट। तो आप उसके ऊपर कमेंट कर पाओगे कहाँ पर 3% से कम रहता है, 3% पे रहता है, 3% से ज़्यादा पे रहता है, ऑलराइट। फिर आता है एल्डर वेलफेयर कॉस्ट, तो वो 85% से अपने को ज़्यादा रखना है अपने डोनेशन का। तो वो भी आप हर महीने का कैलकुलेट करो, टोटल का कैलकुलेट करो और आप बताओ उसके ऊपर कमेंट करके कहाँ पर कम रहा, कहाँ पर ज़्यादा रहा। और फिर रिस्पाइट केयर रिक्वेस्टेड और प्रोवाइडेड का भी आप परसेंटेज निकालोगे, हर महीने का निकालोगे और टोटल का निकालोगे 3 महीने का, और उसके बेसिस पर आप कमेंट करोगे। सो इजी क्वेश्चन है, आपको सिर्फ स्टेटमेंट बनाना है, उसके ऊपर कमेंट करना है कि कहाँ पर कम रहा, कहाँ पर ज़्यादा रहा। सिंपल है। इसका डिस्कशन मैं यहीं पर छोड़ रहा हूँ, काफ़ी आसान क्वेश्चन था। द लास्ट क्वेश्चन इज द फॉलोइंग आर द इनकम स्टेटमेंट्स ऑफ 2 फर्म्स इन द सेम इंडस्ट्री, WD और WG। अपने को रेवेन्यू बताया, एक का 20 लाख से एक का 40 लाख से। वेरिएबल कॉस्ट बताया 9 लाख 24 लाख। कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन इज 11 लाख 16 लाख। फिक्स्ड कॉस्ट है 7 लाख 12 लाख और प्रॉफिट अपने को बताया 4 लाख, दोनों का सेम है, राइट। सो वी हैव टू आइडेंटिफाई द स्ट्रैटेजी, कॉस्ट लीडरशिप या फिर डिफरेंशिएशन फॉलोड बाय 2 फर्म्स, और वी हैव टू जस्टिफाई कि अपना क्लासिफिकेशन क्या रहा। सो पहले पार्ट में WD के पार्ट में अपन देख सकते हैं कि वेरिएबल कॉस्ट इज 9 लाख, WG के केस में 24 लाख। सो बहुत ज़्यादा अपने को देखने को मिलता है एक डिफरेंस वेरिएबल कॉस्ट के अंदर। सो प्रोबेबली द रीजन इज कि WD इज फॉलोइंग कॉस्ट लीडरशिप, राइट, और WG शायद रेवेन्यू ज़्यादा अचीव कर पा रहे हैं 40 लाख पे और WD 20 लाख पे। एंड देन इफ यू सी कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन ऑल्सो, सो WG का 16 लाख पर है, राइट। सो आप कह सकते हो कि डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी को शायद यूज कर रहा है। सो WG इज यूजिंग डिफरेंशिएशन, WD इज यूजिंग कॉस्ट लीडरशिप, राइट। सो अपन ने आइडेंटिफाई किया, जस्टिफाई भी कर दिया। इस तरह से आप पूरा डिस्कशन करते हुए अपना आंसर लिख दोगे, छोटा सा आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। सो यहाँ पर अपना RTP नवंबर 20 भी कंप्लीट हो जाता है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू गाइज एंड ऑल द बेस्ट फॉर द कमिंग एग्जाम्स।